ग्रीटिंग्स टू एवरीवन, दिस इज़ आदर्श मिश्रा और ये पार्ट 3 है वीडियो का। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। तो इंसर्जेंसी बेसिकली होता है कि एक तो खुद इंसर्जेंसी होता है और दूसरा जो होता है काउंटर इंसर्जेंसी होता है। इंसर्जेंसी को रोकने के लिए काउंटर इंसर्जेंसी होता है। तो इंसर्जेंसी को हम देखें तो देखेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड आर्म स्ट्रगल बाय द लोकल पॉपुलेशन, ये अगेंस्ट होता है। बेसिकली हम बात करें तो स्टेट के अगेंस्ट होता है और ये लोकल पॉपुलेशन के द्वारा होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी इंसर्जेंसी में, जो वहाँ की काफ़ी दिक्कत खड़ी कर देती है सरकार के लिए, क्योंकि ये जो है खुद अपने ही लोगों के द्वारा छेड़ा गया युद्ध होता है, एक प्रकार का विद्रोह बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अब इसके जो कॉजेज़ इसके होते हैं वो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक तो पहला पॉलिटिकल भी इशू हो सकता है, पॉलिटिकल। सेकेंड आपका लिंग्विस्टिक भी हो सकता है और इकोनॉमिक भी हो सकता है और आपका आइडियोलॉजिकल भी हो सकता है, विचारधारा की लड़ाई भी हो सकती है और एक्सट्रीमिज़म भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हम समझें कि कॉजेज़ क्या क्या है। तो अब आगे देखते हैं कि इसको काउंटर करने के लिए काउंटर इंसर्जेंसी के लिए क्या क्या फैक्ट होते हैं, इसको कैसे रोका जाता है। तो पहला मिलिट्री एक्शन के द्वारा, मिलिट्री एक्शन करके, जैसे है अफसफा है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं। और पॉलिटिकल रिफॉर्म करके कुछ ऐसी चीज़ें लाके जो जिससे थोड़ा सा कि वहाँ के लोगों में थोड़ी सी शांति की भावना आए कि हाँ सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, ये सारी चीज़ें। और फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है आपका। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों में जो कॉजेज़ हैं उन कमियों को दूर करके ही काउंटर इंसर्जेंसी किया जाता है। हम यदि सीधे से बोलें तो इन कमियों को दूर करके ही काउंटर इंसर्जेंसी किया जाता है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म हो गया आपका। और फिर जो मेन फैक्टर है ये विनिंग हार्ट एंड माइंड, ये प्रिंसिपल होता है बेसिकली इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए, कि क्या कमी आ रही है और उनके हृदय और मन को जीतने का काम किया जाता है कि आखिर वो किस कारण नाराज़ हैं और उनको एक तरीके से मना के इस चीज़ों को दूर किया जाता है। अब आइए समझते हैं क्या डिफरेंस है इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म। कल हमने आतंकवाद को कवर किया, तो देखते हैं कि बेसिकली क्या होता है। जो ये आतंकवाद होता है ये डर का माहौल पैदा करता है, बॉर्न फियर के प्रिंसिपल पे काम करता है। और ये जो करता है ये किसी के खिलाफ कर सकता है, स्टेट के खिलाफ कर सकता है। और बेसिकली इसमें सिविलियन पे भी अटैक होती है, इस सिविलियन के खिलाफ भी हो सकता है। और गवर्नमेंट जितने ऑर्गेनाइजेशन हो उनको भी डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो बेसिकली इनका प्रिंसिपल होता है डिस्ट्रॉय करने का। और इंसर्जेंसी जो होता है, इंसर्जेंसी में सिविलियन टारगेट नहीं होता है कभी भी। अब ये बात अलग है कि 22 लाख सिविलियन आ जाएं तो अलग चीज़ है, नहीं तो सिविलियन को कभी भी टारगेट करके इंसर्जेंसी नहीं किया जाता है। मेनली इनका टारगेट होता है कि गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं, ये स्टेट को टारगेट करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लीजिए पुलिस का मुख्यालय है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आर्मी हमारी रन कर रही है, जा रही है, मान लीजिए आर्मी ये जा रही है, फिर इनके ऊपर अटैक करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क होता है। और चूँकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ की लोकल जो सिविलियन होती है वो खुद ही स्टेट के खिलाफ रिबेल करती है। तो अभी तक इंसर्जेंसी देखें। अब दूसरा फैक्टर हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट को। तो नॉर्थ ईस्ट को समझते हैं, नॉर्थ ईस्ट को। तो इसमें आ जाता है आपका 7 सिस्टर प्लस आपका सिक्किम आ जाता है, 7 सिस्टर प्लस सिक्किम। और ये 7 सिस्टर को हम देखें, अरुणाचल प्रदेश, आपका आसाम हो गया, मणिपुर, मेघालय हो गया, मिजोरम, फिर आपका नागालैंड, त्रिपुरा,
ये हो गया 7, ये हो गया 8, टोटल 8 हो गया। अब इनकी हम इंटरनेशनल बाउंड्री देखें तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये सिक्किम है, थोड़ा मैप अच्छा नहीं बन रहा है, ये सिक्किम मान लेते हैं। और फिर ये हमारा चिकन नेक कॉरिडोर जो गलियारा मानते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको बोलते हैं, चिकन नेक कॉरिडोर, तो फिर ये कनेक्ट करता है। तो ऐसा मान लेते हैं कि कहीं हमारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। थोड़ा मैप अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन मैप समझ लेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देखते हैं। तो एक तो बाउंड्री हमारा शेयर करता है म्यांमार के साथ, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। हालांकि डायरेक्ट इसकी बाउंड्री नहीं लगती है, क्योंकि ये पार्ट यहाँ तक बांग्लादेश ले लेता है, ये बांग्लादेश है। इसके पहले पूर्वी पाकिस्तान था, 1971 के पहले वॉर के बाद ये बांग्लादेश बना। और ये पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्ट जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है, सॉरी लैंड लॉक्ड स्टेट है। लैंड लॉक्ड स्टेट है, लैंड लॉक्ड मतलब होता है कि ये कोई मैरीटाइम बाउंड्री शेयर नहीं करता है, मैरीटाइम बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो अब देखते हैं, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया। अब आपका यहाँ पे सिक्किम के पास है आपका भूटान, इस साइड भूटान है। और ये पार्ट आपका चाइना हो गया, और ये पार्ट हो गया आपका नेपाल। चूँकि नेपाल ये सिक्किम के साथ बाउंड्री शेयर करता है, इनके साथ नहीं शेयर करता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो कितने हो गए हमारे 1, 2, और ये हो गया चाइना 3, भूटान 4, ये 5, टोटल 5 इंटरनेशनल कंट्री के साथ मतलब बाउंड्री शेयर करता है नॉर्थ ईस्ट। अब थोड़ा सा हिस्ट्री पे देखें तो हालांकि ये पॉलिटी का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, देश आज़ाद हुआ 1956 में आया। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसमें क्या होता है बेसिकली, आसाम एक स्टेट होता है, आसाम स्टेट होता है, और 2 आपकी यूटी होती है, यूनियन टेरिटरी, 2 यूटी होती है। 2 कौन, मणिपुर एंड त्रिपुरा, 2 यूटी होती है और एक आसाम होता है। अब तक नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, पूरा सेपरेट नहीं करते हैं, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। फिर देखते हैं आसाम और मणिपुर। अभी तक आसाम एक सिंगल स्टेट है और 2 यूटी है। फिर क्या होता है 1963 में, 63 में क्या होता है कि नागालैंड आता है। और ये बेसिकली जो नागा हिल्स वाला एरिया होता है, नागा हिल्स का जो पार्ट होता है, प्लस फिर आसाम का जो पेनसांग एरिया है, वो ये दोनों मिल के एक आता है नागालैंड। तो अब टोटल कितने स्टेट हो गए, एक तो आसाम हो गया और दूसरा हो गया नागालैंड। नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं हम। तो देखते हैं 2 स्टेट हो गया। अब फिर देखते हैं 1972 में, 72 में क्या होता है। अब आप देखेंगे ये 2 तो यूटी पहले से ही है, 72 में इनको स्टेट का दर्जा मिल जाता है, मणिपुर और त्रिपुरा। और एक तीसरा जो नया बन के आता है वो मेघालय, तीसरा जो नया बन के आता है मेघालय। तो यानी कि 72 में टोटल कितने स्टेट हो गए, ये 3, और पहले कितने थे, 1 और 1 2, टोटल आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, 3 to 5 हमारे 5 हो गए। फिर उसके बाद देखते हैं 75 में, 1975 में सिक्किम पार्ट बन जाता है इंडिया का, प्लेबिसाइट होता है वहाँ पे, जनमत संग्रह होता है, जनमत के द्वारा हो जाता है। फिर वहाँ का जो पहले चोंग्याल का रूल था, तो बेसिकली इसको वहाँ की जो लोग बोलते हैं कि हम भारत में मिलेंगे। तो फिर हालांकि पहले तो था हमारा डिफेंस का था, फॉरेन का मामला था, ये सारी चीज़ें विदेशी मामला था, ये सब चीज़ें हमारे अंडर में थी, लेकिन पूर्ण रूप से मिल गया। तो ये हमारा सिक्किम हो गया। तो टोटल 7 थे, 7 सिस्टर थे और एक सिक्किम था। तो सिक्किम के हो गए और 5 ये हो गए। अब फिर हम देखते हैं 87 में, 1987 में क्या होता है कि 1987 में आता है मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश। ये 2 यूटी थी बेसिकली। 1972 की बात करें हम, 72 में ये 3 स्टेट बने थे और 2 यूटी थे उस समय। 2 यूटी बनाया गया था, किनको आपका मिज़ोरम और
अरुणाचल प्रदेश को। तो अब इनको 1987 में क्या होता है, स्टेट का दर्जा मिल जाता है, ठीक है। और उस समय बेसिकली गोवा को भी मिला होता है, तो खैर गोवा हमारा टॉपिक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी तक हम पूरा समझ चुके हैं कि 1987 तक 7 सिस्टर और सिक्किम आ चुके थे। अब आइए थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो हम पहले बात कर दें नागालैंड की। तो यहाँ का जो फीजो के लीडरशिप में क्या हुआ था कि ऑटोनॉमी की डिमांड हुई थी कि हमें नागा हिल डिस्ट्रिक्ट जो वो सेपरेट करने के लिए डिमांड हुई थी, और फिर सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड हुई थी, फिर बेसिकली जो इसका हम टेररिस्ट ग्रुप की बात करें तो देखेंगे NSCN, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड नाम से पार्टी है जो दहशत फैलाने का कार्य करती है। तो कुछ दिन पहले एक हुआ था, ऑपरेशन भी हुआ था इंडियन आर्मी के द्वारा, क्रॉस बॉर्डर इस सर्जिकल स्ट्राइक तो आर्मी करती रहती है जब इन सभी का विद्रोह थोड़ा सा भयानक रूप ले लेता है। इन्होंने आर्मी के एक काफ़िले पे इन्होंने हमला किया था, तो इसके कारण फिर इनके सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी अगेंस्ट NSCN के। तो बेसिकली ये म्यांमार में हुआ था, क्योंकि पोरस बॉर्डर है, ये नॉर्थ ईस्ट के साथ मोस्टली पोरस बॉर्डर का इशू रहता है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर आपका 2015 में नागा पीस एकॉर्ड साइन होता है, तो थोड़ी सी अब राहत है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बराबर अधिसूचना जारी करती रहती है कि क्या स्टेटस है इंसर्जेंसी का नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है और गेटवे ऑफ साउथ एशिया बोलते हैं इसे। तो गेटवे ऑफ साउथ एशिया बोलते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट इसका स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है। अभी देखते थे डोकलाम में स्टैंड ऑफ हो गया था चाइना के द्वारा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि ट्राई जंक्शन पॉइंट पे भी है, तो वो डोकलाम इशू था। खैर एक बात देखेंगे तो हम इसका जो ज्योग्राफी फैक्टर होता है वो बड़ा मायने रखता है, क्योंकि जंगल का इलाका है थोड़ा सा। तो मान लीजिए ये है इधर फॉरेस्ट, अब इधर से मिलिट्री मूव कर रही है, तो मिलिट्री का जो काफ़िला मूव करता है तो वो तो देखेंगे ही, और यहाँ कहीं से ये हमला करके भाग जाते हैं। बेसिकली हिट एंड रन इनकी पॉलिसी होती है। इंसर्जेंसी के केस में देखते हैं तो हिट एंड रन की पॉलिसी होती है, और जबकि वही आतंकवाद के केस में ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली इस चीज़ को डिफेंस में गुरिल्ला वारफेयर के नाम से जानते हैं। वारफेयर के नाम से गुरिल्ला युद्ध कर्म की नीति होती है, छिप के मारने की। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये आईडीज़ लगा के थोड़ा सा हमला कर देते हैं, तो फिर क्या कि देसी बॉम्ब है, फिर उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये छिपा के रख देते हैं, तो फिर आसपास छिप के हमला करते हैं, फिर भाग जाते हैं। तो बेसिकली इनका ये प्रिंसिपल होता है। वहीं अब देखें हम तो मणिपुर के केस में देखते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्राइब पॉपुलेशन है। तो ट्राइब पॉपुलेशन में हम बात करें तो बेसिकली है मैती ट्राइब, ये 60% है पूरे सभी जितने ट्राइब लोगों में। फिर आपका कुकी ट्राइब है, फिर नागा ट्राइब है। तो ये सारी ट्राइब है, और फिर जो 60% पॉपुलेशन है ये कवर कर लेती है। और चूँकि बेसिकली मुस्लिम और क्रिश्चियन होते हैं ये सारे, तो फिर ये सब चीज़ है। फिर यहाँ पे NH-37 पास करता है आपका मणिपुर में, तो थोड़ा सा कि हमला वगैरह हो जाती है किसी, मतलब मान लीजिए कोई काफ़िला जा रहा है मिलिट्री का, तो हमला हो गया। तो ये सारी चीज़ें इंसर्जेंसी में लगी रहती हैं। तो अब हम धीरे धीरे देखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो देखते हैं। थोड़ा मिज़ोरम को समझ लेते हैं। तो ये थोड़ा सा इंडिया से सेपरेट होने की बात करता है। मिज़ोरम इंडिया से सेपरेट होने की बात करता है। तो वहीं मेघालय में देखें तो इन्फिल्ट्रेशन से होता है, इन्फिल्ट्रेशन इशू है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जैसे चकमा ट्राइब का इशू मुद्दे में था अभी, तो ये सारी चीज़ें वहाँ की जनजाति
आ जाती हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें वहाँ उन्हें लगता है कि हमारे हमारे मतलब जो हक है उनसे खतरा होता है उनको, फिर ये सारी चीज़ें बनी रहती है। फिर वहीं हम देखें कि ड्रग्स ट्रैफिकिंग की बात होती है कि बहुत डेवलप नहीं है, तो ये सारी चीज़ें तो होंगी ही होंगी। जब पैसे का अभाव रहेगा तो थोड़ा सा खुलियाँ जन्म लेंगी ही। तो ये सारी फिर इलीगल वेपन सप्लाई ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। फिर हम त्रिपुरा को देखें तो वहाँ पे अटैक होता है, टेररिस्ट अटैक होता है। फिर NRC इशू असम में है। फिर 1985 में असम एकॉर्ड हुआ था, समझौता हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो है नागालैंड है वो ग्रेटर नागालिज़म की बात करता है। 1,20,000 से ज़्यादा स्क्वायर फीट का एरिया की बात करता है ये। फिर और हालांकि 2015 में नागालैंड पीस एकॉर्ड साइन हुआ है। और एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि हर 50 साल में वहाँ नॉर्थ ईस्ट में बम्बू फ्लावर होता है। जो इसका बैम्बू का फ्लावर होता है, फूल निकलता है, तो उससे जो चूहों की संख्या बढ़ जाती है। जो रैट हैं, चूहे हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है, जिनसे वहाँ का फसल, जिनसे वहाँ का जो पूरी तरीके से फॉर्मर एग्रीकल्चर है वो डिस्टर्ब होने लगता है। वहाँ से भूखमरी की हालत जनरेट हो जाती है। तो रिसेंटली भी 2006 में हुआ था। हर 50 साल में होता है। तो ये भी एक बहुत ही गंभीर समस्या है नॉर्थ ईस्ट के लिए। अब हम थोड़ा इसके इम्पैक्ट पे देख लें तो इसके बेसिक क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो सिक्योरिटी इम्पैक्ट है, आपका सोसाइटी इम्पैक्ट है, फिर डेवलपमेंट का, फिर पॉलिसी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सबसे दिक्कत क्या होती है, किडनैपिंग वगैरह की समस्या बनी रहती है। फिर उनको पकड़ के फिर फिरौती वगैरह की डिमांड की जाती है। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। वायलेंस है, कैजुअलिटी होती है। फिर हालांकि एक रिपोर्ट देखें 1992 से 2015 के बीच की, तो लगभग 15,000 जो है लॉस्ट देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्योंकि ये मामला इंटरनल सिक्योरिटी का तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही देखती है। और जब कोई बहुत ही भयानक आतंकवादी हमला हो जाता है तो फिर आर्मी वगैरह आती है, जैसे कि ऑपरेशन हुआ था आर्मी का 2015 में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और बेसिकली ये टारगेट करते हैं गैस पाइपलाइन को, ऑयल पाइपलाइन को, ये सारी चीज़ों को टारगेट करके डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो ये पूरी तरीके से जो इंसर्जेंसी है और गवर्नमेंट को फेल्योर करने का काम करती है, गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करने का काम करती है। और ये जब गवर्नमेंट डिस्टर्ब होगी तो इंटरनल सिक्योरिटी डिस्टर्ब होगी। जब इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन ही नहीं रहेगी तो फिर गवर्नमेंट वहाँ पे अपना शासन कैसे चला पाएगी। कोई भी सरकार तभी वर्क करेगी जब वहाँ पे शांति होगी। सरकार तभी वर्क कर पाएगी जब शांति होगी। और जब शांति ही नहीं होगी तो फिर वहाँ पे जो है लोकतंत्र को हम नहीं बोल सकते फिर ना वहाँ पे, जब ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। तो ये सारे मुद्दे हैं नॉर्थ ईस्ट के रिगार्डिंग। थोड़ा एक मुद्दा और देखते हैं, बोडो मुस्लिम क्लैश 2012 में। तो ये भी एक मुद्दा बना रहता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है अफसपा, फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसको कुछ लोग बोलते हैं कि फोर्स को थोड़ा स्पेशल पावर मिल जाता है इसके थ्रू में, कि किसी को भी अरेस्ट करती है शक के हिसाब पे, शक के बिहाफ पे। तो किसी को भी अरेस्ट कर लेती है। फिर उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। जैसे कि हमारा भी हाल फिलहाल में NIA है, NIA एक्ट के तहत, जिसको रासुका बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हालांकि एक जीवन रेड्डी की कमेटी आई थी, तो उसने बोला था कि थोड़ा सा जो स्पेशल पावर है फोर्स को, उसमें थोड़ा सा डिडक्शन हो, उसको कम किया जाए। क्योंकि ये शिकायतें आती रहती हैं कि थोड़ा सा उसका मिसयूज हो जाता है कहीं कहीं। तो
हर फैक्ट सही नहीं वर्क करती है। खैर ये सारी चीज़ें हैं और कुछ टॉपिक छूट गया है इसमें, उसको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंसर्जेंसी अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड एरिया है। और नॉर्थ ईस्ट के रिगार्डिंग बात करें तो इतने सारे स्टेट हैं और ये सारी चीज़ें हैं, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाएगी यदि और आगे, तो जो कंटेंट छूट रहा है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। जय हिंद।